डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज फ़िज़िक्स का जो हमारा यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इसमें हम मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे। इस यूनिट में सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है। मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नियर टू पोल्स। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ के कौन से मतलब पार्ट्स में, पोल्स में या इक्वेटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसका आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नियर टू पोल्स ऑफ द अर्थ। उसके बाद हम देखते हैं बी हमारे पास 4 टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इन चारों को हम बी के नाम्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरस्टेड मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सबसे पहले जो है इसका कंसेप्ट किसने दिया था, ओवरस्टेड ने। उसके बाद हम इसके फार्मूला पे आ जाते हैं। F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ये हमारे पास जो है वेक्टर फॉर्म है इसकी। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन एल्फा आ जाएगा। एल्फा अगर हम 90 डिग्री पुट करें तो साइन 90 डिग्री 1 की इक्वल होगा। जब साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगी यानी एफ हमारे पास एफ इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी साइन एल्फा। उसके बाद हम देखते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल बी। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी का हमने यूनिट निकालना है या इसको अलहदा हम कर लेते हैं। इसके यूनिट्स को निकालने के लिए बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आई एल आ जाएगा। एफ यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, आई यहाँ पे हमारे पास करंट है और एल यहाँ पर हमारे पास लेंथ आ जाएगी। उसके बाद हम इन सब के यूनिट्स लिख देंगे। तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। बी का अपना यूनिट हमारे पास क्या होता है, टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का अपना यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला। उसके बाद हम देखते हैं 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ मीडियम, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मीडियम से सपोज हम कर लेते हैं, अगर हमने ये हमारे पास जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर को रख दिया। कंडक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, उसमें करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये ऊपर की तरफ, यानी करंट जो है टॉप के तरफ जो है मूव कर रहा है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। इसमें हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और फिंगर्स जो है कहाँ जाएंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक जो है थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा और फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम जहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल को, थंब हमारे पास क्या है, हमने इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट लगाना है। तो करंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायग्राम में टॉप वर्ड, यानी टॉप की तरफ जो है करंट मूव कर रहा है, यानी करंट इन द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर्स हमारे पास क्या होंगी, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर थंब डाउनवर्ड होगा तो फिंगर्स की डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास क्लॉकवाइज। यहाँ पर थंब अपवर्ड है तो फिंगर्स की डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस केस में क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद चलते हैं, ये हमें दो केसेस दिए हुए हैं। देखो ये दो केसेस जो है ये हमारे पास के स्टैंडर्ड केसेस है। नंबर 1 केस में हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, यानी जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो फिंगर्स की डायरेक्शन हमने जो है कहाँ लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम थंब को करंट की डायरेक्शन में लेंगे, तो फिंगर्स हमारे पास कहाँ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह हम ले लेते हैं जब हमारे पास थंब की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, यानी हमने थंब को डाउनवर्ड लेना है, तो फिंगर्स की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ होगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज होगी। जब थंब अपवर्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन दूसरे केस में हमारे पास थंब कहाँ है, डाउनवर्ड है, यानी करंट जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो फिंगर्स की डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास क्लॉकवाइज हो गया। ये हमारे पास क्या थे, दो स्टैंडर्ड केसेस थे। लेकिन अगर हमें स्पेसिफाई कर दिया जाए, यानी अगर हमें कह दिया जाए कि आपने नीचे से देखना है, ये स्टैंडर्ड केसेस कब थे, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी। लेकिन हम इन दो केसेस में ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, टॉप से, यानी करंट नीचे की तरफ है, हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, टॉप से हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है क्लॉकवाइज। कैसे, ये ऐसे और ये ऐसे, हम ऊपर से देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। लेकिन अगर हमें स्पेसिफाई कर दिया जाए, क्वेश्चन में हमें दे दिया जाए कि इफ़ आस्क फ्रॉम बिलो, यानी हमने नीचे से देखना है। देखें ये करंट टॉप की तरफ मूव कर रहा है, थंब को हम ले जाएंगे करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई, एंटी क्लॉकवाइज। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, टॉप से। लेकिन अगर हम इसी केस को बॉटम से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, यानी ये थंब ऊपर की तरफ गया,
ऊपर से देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर हम नीचे से देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। इन दोनों में फ़र्क क्या है, जब भी वो कहेंगे कि स्टैंडर्ड केस है, यानी कुछ भी ना दिया हो क्वेश्चन में, कुछ स्पेसिफिक ना किया हो, तो हमने ऊपर से ऑब्जर्व करना है। लेकिन जब वो स्पेसिफाई कर दें कि आपने नीचे से ऑब्जर्व करना है, तो हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे। यानी यही केस, ये सेम केस यही वाला है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब उन्होंने हमें स्पेसिफाई कर दिया तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज यानी ऑपोजिट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स दिए हुए हैं और दोनों में करंट की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, यानी सेम है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जीरो होगी। उसके बाद हम कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। नंबर 1 केस हमारे पास किया है, ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है आपको कि दो मैग्नेट, इसमें दो कंडक्टर्स शो किए जा रहे हैं। दोनों कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। जब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज शो हो रही है। दोनों में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ये दोनों मीट करें, यानी यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ शो हो रहा है और यहाँ पे एरो नीचे की तरफ, इसके आपस में इन दोनों की क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। जहाँ पर अट्रैक्शन होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है। जब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक है तो आउटसाइड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, आउटसाइड स्ट्रॉन्ग है और इनसाइड आ जाएगी वीक, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। इसी तरह इसका वाइस वर्सा केस होगा। अगर हमारे पास एक करंट की जो है, मतलब एक कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो करे और दूसरे कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ फ्लो करे, यानी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहे, लेकिन इसमें हम करंट की डायरेक्शन को जो है नीचे की तरफ लगते हैं। यानी इस केस में हमारे पास, इस केस में क्या होगा, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इस केस में हमारे पास करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा। इन दोनों की यहाँ पे एरो की डायरेक्शन सेम होगी, यानी इनके दरमियान क्या होगी, रिपलियन होगी। जब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान, जब इन दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपलियन होगी। जब ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आउटसाइड पे क्या हो जाएगी, वीक। यहाँ पे आउटसाइड पे वीक हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग, आउटसाइड पे वीक और इनसाइड पे क्या आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ई नोट ई आर। ई हमारे पास क्या है, परमिटिविटी होती है। ई नोट हमारे पास परमिएबिलिटी है और ई आर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है। जो रिलेटिव परमिटिविटी है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ई इज इक्वल टू ई नोट ई आर। ई आर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जबकि हमारे पास म्यू नोट म्यू आर, अगर हम म्यू इज इक्वल टू, इसका भी वैसे ही फार्मूला बनेगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर। लेकिन यहाँ पर जो म्यू आर है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 1, म्यू आर या तो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इस केस में ये यहाँ पर हमारे पास कौन से सब्सटेंसेस यूज़ होंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होगी। नंबर 2 हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि म्यू आर इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पर जो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यूज़ होंगे और फील्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी है म्यू आर इज़ लेस देन 1। यहाँ पर हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यूज़ होंगे और जो यहाँ पर हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यूज़ होंगे और फील्ड जो है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। फिर हम आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स आगे आ जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए बी ए कोस थीटा। थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्सिमम कोस थीटा आ जाएगा। हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे, यानी यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए जो है, यहाँ पर बी डॉट ए हमारे पास वेक्टर एरिया है, यानी ये हमारे पास वेक्टर एरिया, प्लेन एरिया नहीं है, ये हमारे पास वेक्टर एरिया यूज़ होया हुआ है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। नंबर 1 केस है फॉर वेक्टर एरिया ए एंड बी और नंबर 2 है फॉर प्लेन एरिया ए एंड बी। जब हम वेक्टर एरिया ए एंड बी के दरमियान हम फ्लक्स को देखेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, यहाँ पर जो एंगल है वो कोस थीटा यूज़ होगा और कोस थीटा में हमारे पास कोस 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्लेन एरिया ए एंड बी लेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास एंगल फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा यूज़ होगा। साइन थीटा यूज़ होगा तो साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब साइन 90 डिग्री का होगा। ये दो केसेस हैं, यानी प्लेन एरिया के लिए हम साइन थीटा यूज़ करते हैं और वेक्टर एरिया के लिए हम कोस थीटा यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की अगर हम बात करें, ये हमारे पास है एक सोलिनॉइड। इसके अंदर ये हमारे पास है इनसाइड सोलिनॉइड और ये हमारे पास आउटसाइड वाली सोलिनॉइड है, यानी एक बड़ी सोलिनॉइड के अंदर हमने एक छोटी सोलिनॉइड रखी हुई है। सोलिनॉइड की अगर हम बात करें, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड है, ये हमारे पास आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एट एजेस। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए, हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होती है, ज़ीरो। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हमारे पास जीरो आ जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एट द एजेस क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय 2, यानी इनसाइड में जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ ले लेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट एजेस की। यहाँ तक बात हो गई। यहाँ पर जो हमने बात की कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जीरो होती है, तो ये आइडियली जीरो होती है, प्रैक्टिकली जीरो नहीं है। आइडियली मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होती है, जीरो। उस ये हमने बात जो है जहन नशीन कर लेनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर करंट जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में है, यानी करंट हमारे पास सोलिनॉइड में नॉर्थ की डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट में जो है साउथ की डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह यानी हमने कैसे, इसके लिए हमने याद करने के लिए कि नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज होती है और साउथ के लिए क्लॉकवाइज होती है, इसके लिए हमने निमोनिक्स बना ली है कि स्कूल कॉलेज और नॉट अवेलेबल। यानी इस तरह हमें याद रहेगा कि नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज और साउथ के लिए क्लॉकवाइज, स्कूल कॉलेज नॉट अवेलेबल। उसके बाद हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास नॉर्थ से साउथ है, तो यानी करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, आउटसाइड द सोलिनॉइड फ्लो कर रहा है। इसी तरह एक और पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारे पास साउथ से नॉर्थ है, तो इसका मतलब है कि करंट इनसाइड द सोलिनॉइड फ्लो कर रहा है। अब है हमारे पास की पॉइंट्स। नंबर 1 हमारे पास है, अगर हमारे पास दो सोलिनॉइड्स हैं और दोनों को एक्सियल हैं, यानी एक ही प्लेन में रखे हुए हैं, और उनमें करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सेम केस है, यानी दोनों सोलिनॉइड्स आपस में को एक्सियल हैं और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दो सोलिनॉइड्स हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल रखे हुए हैं, पैरेलल हैं और करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। इसी तरह दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं और करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक में नॉर्थ से साउथ है और दूसरे में साउथ से नॉर्थ है, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा हमारे पास अगला पांचवा केस हमारे पास क्या है, दो सोलिनॉइड्स हैं, एक इनसाइड सोलिनॉइड है, एक आउटसाइड सोलिनॉइड है। करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आउटसाइड वाले की क्या है, यानी जो बड़ी सोलिनॉइड है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 से शो कर रहे हैं, और जो छोटी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम B2 से। तो B टोटल हमारे पास इन दोनों का सम आ जाएगा B1 + B2। लेकिन अगर हमारे पास इन दोनों सोलिनॉइड्स में करंट एक में जो है नॉर्थ से साउथ है और दूसरे में साउथ से नॉर्थ है, तो B टोटल हमारे पास B1 - B2 आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपके पास एक टेबल शो किया हुआ है फोर्सेस। यहाँ पर 3 तरह की फोर्सेस दिखाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स नंबर 1 इलेक्ट्रिकल फोर्स है, नंबर 2 हमारे पास मैकेनिकल फोर्स है, नंबर 3 हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला या इक्वेशन होती है F = ma। मैकेनिकल फोर्स के लिए